टर्मिनेटर 0 एपिसोड 1। सो एपिसोड स्टार्ट होता है 2022 की टाइमलाइन से, जहाँ पे एक लड़की लॉकर में छुपी होती है और उसके हाथ में एक गन भी है जिसमें 4 गोलियां बची हैं बस। और तभी हम उस बंदे को देखते हैं जिससे वो लड़की छुप रही होती है और उस बंदे के पास एक मशीन गन होती है और इस बंदे ने यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को मार रखा है और वो आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है उन लोगों को ढूंढने के लिए जो अभी बच गए हैं। और वो आदमी थोड़ा आगे बढ़ा ही होता है कि उसे पीछे लॉकर से एक आवाज आती है और वो ये आवाज सुन के तुरंत पीछे मुड़ता है और अपनी मशीन गन चालू कर देता है। और उस लॉकर के अंदर एक्चुअल में एक बंदा होता है जो कि मर जाता है और तभी वो लड़की उस आदमी को शूट करने वाली होती है, बट वो देखती है कि उसका एक और साथी अभी जिंदा है जो उस आदमी को बम से उड़ाने वाला ही होता है, बट वो आदमी ऐसा नहीं होने देता और वो उसे मार देता है और वो लड़की अब अकेली है। और वो आदमी अपने सामने एक और लॉकर देखता है और उसे भी भून देता है, बट उस लॉकर में कोई नहीं होता। बट हम देखते हैं कि उसके पीछे एक लॉकर था जो कि गिरा हुआ था, उसके अंदर लड़की होती है और वो उस लॉकर से निकल के उस आदमी के सर पे गोली मारती है और 2 गोली उस आदमी के शोल्डर पे मारती है और उसके पास अब एक लास्ट गोली बची है। बट वो उस लास्ट गोली को उस आदमी के सर पे मारने वाली होती है, बट वो देखती है कि उस आदमी के पैर के पास एक ग्रेनेड है और वो उस ग्रेनेड पे शूट कर देती है, जिससे वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। और ये ब्लास्ट होती है वो लड़की वहाँ पे पड़ी हुई शॉटगन उठा के दूसरे कमरे में चले जाती है और कुछ सेकंड्स बाद वो आदमी उस कमरे के अंदर एंटर करता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो एक इंसान नहीं एक रोबोट है। और तभी वो लड़की उस आदमी को अपनी शॉटगन से कुछ फायर्स करती है, जिसके बाद वो शॉटगन एम्प्टी हो जाती है और उस शॉटगन को फेंक के वो लड़की वहां से भाग जाती है और वो भागते भागते एक ऐसी जगह पे आती है जिसकी बनावट एक कुएं की तरह है। और तभी वो रोबोट भी वहां पे आ जाता है और वहां पे एक रस्सी पड़ी हुई होती है जिससे वो लड़की अपने आप को अटैच कर लेती है और वो रोबोट उस लड़की के ऊपर अपनी मशीन गन फायर करनी स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे वो लड़की मौका देखते ही उस जगह से नीचे कूद जाती है। और ऐसा ही बचते बचते कुछ सेकंड्स बाद वो एक बॉम्ब का बटन दबा देती है जो उसने ऑलरेडी वहां पे लगाया था जहाँ से वो कूदी थी, और वो रोबोट भी इस टाइम वहीं पे खड़ा है। और तभी वहां उस बॉम्ब से बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे वो रास्ता बीच में से टूट जाता है और यहाँ पे वो रोबोट बस नीचे गिरने वाला होता है और वो लड़की घूम के उस रोबोट के पास आती है जहाँ पे वो रोबोट उस पे शूट कर रहा होता है, बट वो लड़की अपने पैर से उस गन पे हिट करके उसे नीचे फेंक देती है और वो रोबोट बस नीचे गिरने वाला होता है कि तभी वो जंप करके उस लड़की के पैर पकड़ लेता है और इन दोनों का वेट कंबाइन होने की वजह से वो रस्सी ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी। और तभी वो लड़की इंजेक्शन जैसा कुछ अपनी जेब से निकालती है और उस रोबोट की आंख में घुसा देती है, जिससे उस इंजेक्शन के अंदर सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन आ जाती है और वो रोबोट रीस्टार्ट हो जाता है। और रीस्टार्ट होने की वजह से वो रोबोट उस लड़की को छोड़ देता है और वो नीचे गिरने वाला होता है, बट 1 सेकंड के अंदर ही वो दोबारा से ऑन हो जाता है और वो लड़की का एक पैर पकड़ लेता है। और तभी वो लड़की अपने जूतों के शू लेसेस को ढीला कर देती है, जिसकी वजह से उसके जूतों के साथ साथ वो रोबोट भी वहां से नीचे गिर जाता है। और इसके बाद वो लड़की चैन की सांस लेती है और ऊपर चढ़ जाती है, जहाँ वो नीचे गिरा हुआ रोबोट अभी भी जिंदा होता है और वो रोबोट वहां से उठने लगता है कि तभी सीन चेंज होता है एक आदमी के सपने से। और वो आदमी अपने सपने से उठ जाता है और ये टाइमलाइन 1997 की है और सपने से उठने के बाद ये आदमी काफी वरीड लग रहा है। और तभी वो आदमी अपने रूम से बाहर निकल के ड्राइंग रूम में जाता है, जहाँ पे उसका बेटा जिसका नाम कैंटा है वो एक नाइट लाइट बना रहा होता है जो कि उसके भाई हीरो ने उससे बनाने के लिए बोला था। और वो अपने डैड को ये दिखाता है, जहाँ पे उसका डैड कहता है ये देख के तुमने मुझे मेरे बचपन की याद दिला दी। और उसका डैड पूछता है क्या तुमने अपने आप बनाया, जहाँ पे कैंटा कहता है कि हाँ ये इतना हार्ड नहीं था और वैसे भी मुझे नई चीजें बनाने में बहुत मजा आता है। जिस पे उसका डैड कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि आजकल किसी को भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी नहीं आती और उन्हें किसी भी चीज की नॉलेज नहीं होती और ये चीज उन्हें बहुत कमजोर बना देती है। क्या तुम्हें पता है ऐसा क्यों होता है? जिस पे कैंटा कहता है अगर मैं कोई चीज बनाता हूँ और वो टूट या खराब हो जाए और अब मुझे नहीं पता कि उसे ठीक कैसे करना है या फिर मेरे पास वो नॉलेज ही नहीं है तो मैं बस भटकता रह जाऊंगा। कैंटा का डैड कहता है उससे नॉलेज ही पावर है कैंटा, अगर तुम किसी चीज को अच्छे से समझते हो तो वो चीज तुम्हें कभी कंट्रोल नहीं कर पाएगी और इस चीज को याद रखना। और तभी कैंटा का डैड देखता है उसने इस चीज को बनाने में किचन का सामान जैसे ब्लेंडर और अवन दोनों का यूज किया है, जिस पे कैंटा कहता है इस चीज को बनाने के लिए मेरे पास कोई भी कंपोनेंट्स नहीं थे तो मुझे इनका यूज करना पड़ा और आपने पिछले हफ्ते कहा था कि हम मार्केट जाएंगे सामान लेने के लिए। और तभी उसका डैड काम के लिए जाने लगता है और इस बात से कहीं ना कहीं कैंटा काफी ज्यादा नाराज होता है, जहाँ पे जाते जाते उसका डैड पूछता है हीरो और रीका कहाँ पे है, जहाँ पे रीका उसकी छोटी बहन है और वो कहता है वो दोनों सो रहे हैं। और लास्टली वो पूछता है मिसाकी कहाँ पे है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिसाकी मार्केट में होती है, जहाँ पे वो एक टॉय शॉप में जाती
होती है। शॉप में एंटर करने के बाद वो एक वर्कर को देखती है जो कि एक सामान को एडजस्ट कर रहा है या कोई सामान ढूंढ रहा होता है और वो उसे कंटिन्यूअसली बुला रही होती है, बट वो वर्कर उसे कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा होता है। और वो जैसे ही उस वर्कर के पास पहुंचती है और उसे टच करती है, वो वर्कर एक रोबोट निकलता है और कहीं ना कहीं वो रोबोट उसे सेंस नहीं कर पा रहा होता है। और तभी वहाँ पे एक दूसरा वर्कर आता है जो कि ह्यूमन होता है और वो ह्यूमन वर्कर उस लड़की से पूछता है क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। जब वो ह्यूमन वर्कर उस रोबोट को बुलाता है तो वो रोबोट आसानी से सुन लेता है, बट जब वो उस रोबोट को उस लड़की के बारे में बताता है तो वो रोबोट कोई भी रिप्लाई नहीं करता, जहाँ पे वो ह्यूमन वर्कर सोचता है कि ये मशीन खराब हो गई है। और इस सब के बाद वो ह्यूमन वर्कर उस लड़की से पूछता है आपको क्या चाहिए, और वो लड़की कहती है क्या मुझे शॉप पे कोनिकोस मिल सकते हैं। कोनिको एक टॉय कैट का नाम है और वो ह्यूमन वर्कर उस रोबोट से कोनिको निकालने के लिए बोलता है और फाइनली वो रोबोट एक कोनिको का बॉक्स निकाल लेता है और वो लड़की वो टॉय कैट को लेके वहाँ से चले जाती है। और तभी सीन चेंज होता है केंता के ड्राइंग रूम में, जहाँ पे हीरो काफी ज्यादा हल्ला कर रहा होता है अपने टॉय के साथ खेल खेल के और उनका डैड फोन पे बात कर रहा होता है, जहाँ पे वो हीरो को थोड़ा शांत रहने के लिए बोलता है, जहाँ पे वो लॉस एंजलिस में 30 मिलियन की इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहा होता है। और तभी वहाँ पे मिसाकी आ जाती है। केंता का डैड पूछता है मिसाकी से तुम अभी तक कहाँ थी मिसाकी, जहाँ पे मिसाकी कहती है आपने मुझे पोस्ट ऑफिस जाने के लिए कहा था और मैं वहाँ से आने के बाद, और मिसाकी के इतना बोलते ही केंता का डैड बोलता है 9 से ज्यादा बज चुके हैं और मैंने तुम्हें 1 घंटा पहले आने के लिए बोला था, जहाँ पे मिसाकी सॉरी बोलती है। और आगे केंता का डैड बोलता है मैं आज रात तक नहीं आ पाऊंगा और हो सकता है मैं कल भी ना आऊँ, जहाँ पे रीका अपने डैड से नाराज होते हुए बोलती है कि आप कल नहीं आओगे लेकिन कल तो मॉम। और ये सुन के उसका डैड बोलता है मुझे पता है तुम हम सबके साथ पार्क जाना चाहती हो बट मैं ये नहीं कर सकता, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हम सब किसी और दिन जरूर जाएंगे, मुझे माफ करना, मुझे अभी बहुत जरूरी काम करना है। जिसपे उसकी बेटी बोलती है एक जरूरी काम, हमें पार्क ले आने से भी ज्यादा जरूरी। जिसपे उसका डैड बोलता है बस ये कुछ और दिन की बात है और ये खत्म ही होने वाला है। बट रीका बिना कुछ सुने वहाँ से चले जाती है और तभी केंता का डैड मिसाकी के हाथ में वो चीज देख लेता है और मिसाकी से पूछता है तुम्हारे हाथ में क्या है। जिसपे मिसाकी कहती है जैसा कि आपको पता है बच्चों को एक बिल्ली चाहिए थी तो हीरो की एलर्जी को देख के मैंने एक टॉय कैट ले ली। जहाँ पे ये चीज देख के केंता का डैड बोलता है इस चीज को जल्दी से जल्दी फेंक देना। और जाते जाते डैड केंता को बोलता है जो तुमने अंदर सामान फैलाया है उसे साफ कर देना और मिसाकी तुम इस मशीन को आज के अंदर घर से बाहर कर देना और मैं ऑफिस से कॉल करूंगा जब मुझे लगता है कि मैं घर वापस आ सकता हूँ। और डैड के जाने के बाद केंता हीरो से कहता है डैड खुद तो पूरे दिन टेक स्टफ के साथ काम करते हैं और हमें एक बकवास सा खिलौना भी रखने नहीं दे सकते। वेल अभी हमारे पास खिलौना है तो इसके वापस जाने से पहले हम इसे पूरा चेक कर लेते हैं। जहाँ पे हीरो मिसाकी से परमिशन मांगता है इस चीज की, जहाँ पे मिसाकी कहती है हाँ तुम इसे चेक कर सकते हो अगर हम इसे रात तक वापस कर दे तो। और तभी हम मूव करते हैं रीका पे जो कि धीरे से कह रही है कि डैड ने इस खिलौने को इसलिए फेंकने के लिए नहीं बोला कि ये रोबोट है बट इसलिए कहा क्योंकि ये एक कैट है। और जब वो ये बोल ही रही होती है तो हम उसके हाथ पे एक स्कार देखते हैं और सीन चेंज होता है केंता के डैड पे जो अपने काम पे जा रहा होता है, जहाँ पे उसका ड्राइवर उसकी कार ड्राइव कर रहा होता है और तभी उसकी कार एक रेड लाइट पे रुकती है, जहाँ पे हम एक रोबोट को देखते हैं जो कि एक बूढ़े व्यक्ति की मदद कर रहा होता है रोड क्रॉस करवाने में। और जाते जाते वो रोबोट केंता के डैड की तरफ देखता है, जहाँ पे उस रोबोट की आंखें धीरे धीरे लाल होने लगती है और ये चीज देख के केंता का डैड काफी ज्यादा घबरा जाता है और अचानक से उसका ड्राइवर बोलता है मौसम काफी खराब हो रहा है, लगता है कोई तूफान आने वाला है। जहाँ पे केंता का डैड उसका रिप्लाई करते हुए बोलता है तुम्हें कोई आइडिया नहीं है। जहाँ पे इतना तो कंफर्म है केंता का डैड कोई आंधी तूफान के बारे में बात नहीं कर रहा है, किसी और तूफान के बारे में बात कर रहा है। और नेक्स्ट कुछ सीन्स में हम देखते हैं कि ऐसे रोबोट के इन्वेंशंस ने इंसानों की मदद करी है। ऑन द अदर हैंड इमोशंस और सेंस के ना होने की वजह से वो इंसानों को नुकसान भी बहुत पहुंचा रहे हैं। और सीन स्विच होता है वापस से केंता के डैड पे, जहाँ पे वो कॉर्टेक्स इंडस्ट्रीज के अंदर एंटर कर रहा होता है। सो कॉर्टेक्स इंडस्ट्री टेक प्रोडक्ट्स बनाती है और वहीं पे कॉर्टेक्स इंडस्ट्री के कुछ प्रोटेस्टर होते हैं जो कि सेव इन्वायरमेंट का बैनर लेके खड़े होते हैं वहाँ पे, जो कंटिन्यूसली कह रहे होते हैं कि इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय करना बंद करो। बट इन सब चीजों को इग्नोर करते हुए केंता का डैड बिल्डिंग के अंदर चले जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं जितने भी यहाँ पे काम करने वाले होते हैं सारे केंता के डैड को गुड मॉर्निंग बोलते हैं और हमें ये पता चलता है कि केंता का डैड एक साइंटिस्ट है। और तभी वहाँ पे एक लेडी साइंटिस्ट आती है जिससे केंता का डैड पूछता है कि रिपोर्ट कैसी है, जहाँ पे वो बताती है कि कल रात को हमने अचानक से एक एनर्जी सर्ज डिटेक्ट करा है। सो एनर्जी सर्ज तब होता है जब अचानक से कुछ टाइम के लिए करंट या फिर वोल्टेज बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाती है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में। और आगे वो कुछ और अनएक्सपेक्टेड न्यूज बताती है और फिर बोलती है कि फाइनली अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। जिसपे केंता का डैड बोलता है क्या सिस्टम को कुछ हुआ, जहाँ पे लेडी साइंटिस्ट बोलती है नहीं सिस्टम को कुछ नहीं हुआ, कल के डाटा एनालिसिस का सेशन आपके रिव्यू के लिए रह रहा है। केंता का डैड बोलता है कि आज के सेशन
के लिए सब कुछ रेडी है? लेडी साइंटिस्ट कहती है हाँ बिल्कुल रेडी है, आप अभी चालू कर सकते हैं। जहाँ पे कैंता का डैड बोलता है कोई अंदर नहीं आएगा, मुझे कोई भी इंटरप्शन नहीं चाहिए। और लेडी साइंटिस्ट बोलती है हाँ बिल्कुल मैं समझ गई। और दोनों अपनी नेक से एक की निकालते हैं जिससे वो अपने सामने वाले डोर को खोलते हैं। और वो लेडी साइंटिस्ट कैंता के डैड को गुड लक बोलती है। जहाँ पे कैंता का डैड उससे बोलता है आज 29 अगस्त है राइट? जहाँ पे लेडी साइंटिस्ट बोलती है हाँ पर क्यों? जिस पे कैंता का डैड बोलता है बाय द टाइम लॉस एंजलिस में 29 तारीख हो चुकी होगी। जहाँ पे लेडी साइंटिस्ट पूछती है तो उस दिन क्या हुआ है? जहाँ पे कैंता का डैड उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहता है इतना टाइम काफी नहीं है। और कैंता का डैड ये कहता ही अंदर चले जाता है। और तभी हम देखते हैं कैंता का डैड एक रूम में होता है जिसकी शेप बिल्कुल राउंड होती है। और उस रूम के टॉप सेंटर में एक एआई मशीन होती है जिसकी बनावट एक आंख की तरह होती है। और इस मशीन का नाम कोकोरो होता है। और यहाँ पे हमें कैंता का डैड का नाम पता चलता है जो कि मैल्कम होता है। और यहाँ पे मैल्कम और कोकोरो एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं। और ये दोनों एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं कि कोकोरो को पता चल जाता है कि मैल्कम कुछ न कुछ सोच रहा है जिससे वो बहुत परेशान है। और ये देख के कोकोरो से पूछती भी है कि तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? जहाँ पे पहली बार में मैल्कम उसे मना कर देता है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बट कोकोरो के दोबारा पूछने के बाद मैल्कम बोलता है हाँ मैं परेशान हूँ और मैं परेशान हूँ जजमेंट की वजह से। और मैल्कम के बोलते ही हम देखते हैं पूरे रूम में एक ब्लास्ट की वीडियो चल रही होती है जो ऑब्वियसली कोकोरो कंट्रोल कर रही है। जहाँ पे मैल्कम कहता है मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ लेकिन जो चीज होने वाली है मैं उसे कभी चेंज नहीं कर सकता। जिसपे कोकोरो कहती है फेट, तुम्हें डर लग रहा है उस रास्ते से जो पहले से ही सेट हो रखा है। जिसपे मैल्कम कहता है हाँ ये है, अगर मैं सही हूँ तो इस जजमेंट के रास्ते पे बहुत बार चल चुके हैं। जहाँ पे कोकोरो कहती है लेकिन तुम्हें ऐसा भी लगता है कि तुम इस रास्ते को चेंज कर सकते हो। जिसपे मैल्कम कहता है हाँ मुझे लगता है। तुम्हें याद है तुमने मुझसे पहली बार क्या क्वेश्चन किया था? जिसपे कोकोरो कहती है हाँ मुझे पता है, मैंने पूछा था कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ। और तभी हम देखते हैं कि कोकोरो एक असली आंख का विजुअल ले लेती है। जहाँ पे मैल्कम कहता है कोकोरो हमें नहीं लगता कि हमारा रास्ता अभी सेट है, मुझे लगता है ह्यूमैनिटी के पास अभी लड़ने का मौका है जिससे वो अपने आप को आने वाली इस बला से बचा सकते हैं। और अगर मैं तुम्हें कल रात से पहले ऑनलाइन ला सकता हूँ तो मुझे लगता है कि तुम्हारे पास हमारे इस फेट को बदलने की पावर है। जहाँ पे कोकोरो कहती है तुम्हें लगता है मेरे पास तुम्हें बचाने की पावर है बट तुम्हें ये कैसे पता कि मैं तुम्हें बचाऊंगी? जिसपे मैल्कम कहता है मुझे नहीं पता। और तभी हम देखते हैं कोकोरो अपनी शेप चेंज कर लेती है और मैल्कम से कहती है चलो स्टार्ट करते हैं, हमारे पास डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ है लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम है। और तभी हम देखते हैं मैल्कम के पैर के पास से एक मेटल का कंट्रोलर ऊपर आता है जिसे मैल्कम दोबारा से चाबी लगा के ऑन करता है। और तभी हम देखते हैं कि दोबारा से टाइम चेंज हो चुका है और हम 2022 में आ चुके हैं। जहाँ पे हम एक स्नाइपर को देखते हैं जो अपने कैंप के वहाँ पे स्काउटिंग कर रहा होता है किसी भी एनिमीज के लिए। और ये उसी लड़की के दोस्त है जिसे हमने एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा था। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि उस लड़की के साथ जो और लोग गए थे उन्हें 10 घंटे हो चुके हैं वापस ना आए हुए। और उस स्नाइपर के साथ एक और बंदा होता है जिसे लगता है कि वो वापस नहीं आने वाले, वो सारे मर चुके हैं। बट हमारे उस पहले वाले स्नाइपर को भरोसा होता है अपने आदमियों पे। और तभी उसे वहां पे एक इंसान दिखाई देता है जो कि वही लड़की होती है और इस लड़की का नाम एको है। और वो दोनों स्नाइपर एको को उनके कैंप के बेसमेंट में लेके जाते हैं जहाँ पे हम काफी सारे इंसानों को देखते हैं जिनकी कंडीशन काफी ज्यादा बदतर हो चुकी है। यहाँ तक कि बच्चों के हाथों में भी यहाँ पे ऑटो गन है। जहाँ पे एक आदमी आगे आके एको से पूछता है क्या तुम्हारे अलावा कोई भी सर्वाइवर बचा? जहाँ पे एको सर हिला के सैडली उसे मना कर देती है। और तभी एको उस बुढ़िया से मिलती है जिसने उसे उस मिशन पे भेजा था वो इंजेक्शन लाने के लिए। और एको उस बुढ़िया को वो इंजेक्शन दे देती है। और इसके बाद वो बुढ़िया कहती है अब टाइम आ चुका है। इन बीते 5 दिनों में उन मशीनों ने हमारे 5 रेजिस्टेंस कैंप को डिस्ट्रॉय कर दिया है जिसमें एक भी सर्वाइवर नहीं बचा। बट आज ये छठा दिन है जहाँ पे हमने रास्ता ढूंढ लिया है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि स्काईनेट क्या प्लान कर रही है। बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई इस इंफॉर्मेशन को हमारे हाथ तक लाने में। सभी बहुत अच्छे फाइटर थे, यहाँ तक कि दोस्त भी थे। और तभी हम देखते हैं कि जो स्काईनेट का डाटा उन्हें मिला था उसमें टाइम मशीन कैसे वर्क करती है उसका सीक्रेट था। और तभी वहाँ पे वो बुढ़िया आ जाती है जिससे एको पूछती है टेल मी हम ज्यादा लेट तो नहीं हुए ना? जिसपे वो बुढ़िया कहती है हमें आगे बढ़ना होगा। और तभी हम देखते हैं कि एपिसोड के स्टार्टिंग वाला रोबोट उनके कैंप तक आ चुका है और उसने उन दोनों स्काउट कर रहे स्नाइपर को पेल दिया है। और इन दोनों स्नाइपर को मारने के बाद वो अपनी आंख से कुछ सिग्नल जैसा देता है जिससे एक दूसरी लोकेशन पे इसी के तरह रोबोट बनने स्टार्ट हो जाते हैं। और इनकी जब बनावट हो ही रही होती है तो मैल्कम के टाइम पे स्विच करते हैं और ये दोनों सीन एक दूसरे से काफी ज्यादा रिलेटेड लग रहे हैं। जहाँ पे 2022 वाली टाइमलाइन में हमें रोबोट का आउटर पार्ट बनते हुए दिख रहा है। ऑन द अदर हैंड मैल्कम वाली टाइमलाइन में इन रोबोट्स के इंटरनल पार्ट्स बनते हुए दिख रहे हैं। और हम देखते हैं जैसे ही 2022 वाली टाइमलाइन में वो रोबोट की क्रिएशन कंप्लीट होती है
उस रोबोट के अंदर एक टारगेट एलिमिनेशन की कमांड ऑटोमेटिकली रन होने लगती है जहाँ पे टारगेट मेलकम होता है। और इसके बाद वो रोबोट उस जगह से बाहर जा ही रहा होता है जहाँ पे हम उसके आसपास उसी की तरह कंप्लीट रोबोट्स देखते हैं जिन्हें स्लीपिंग कैप्सूल के अंदर स्टोर करके रखा हुआ है। और कुछ सेकंड्स बाद ही वो जब इस रूम से बाहर निकलता है तो हम उसे एक टाइम मशीन के सामने देखते हैं और वो उस टाइम मशीन के बीच में जाके खड़ा हो जाता है। और यहाँ पे इतना तो कंफर्म है कि ये टाइम ट्रेवल करने वाला है और ये रोबोट उसी टाइम लाइन के अंदर जाने वाला है जहाँ पे अभी करंटली मेलकम अपनी कॉर्टेक्स इंडस्ट्री के अंदर है। एंड एट द एंड यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। सो दिस वॉज इट, टर्मिनेटर 0 एपिसोड 1। एंड आई नो इस एपिसोड में आपको बहुत सारी कंफ्यूजन होंगी और वो ऑब्वियस है क्योंकि इस एनिमे में अभी हमें ज्यादा कुछ बताया भी नहीं है और मैंने खुद इसका अभी एक ही एपिसोड देखा है। बाकी आई एम मोर देन हैप्पी टू नो कि आपको इस एपिसोड में कौन सा सीन सबसे ज्यादा बेस्ट लगा और कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आया। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी एनिमे या फिर मांगा का एक्सप्लेनेशन या फिर रिव्यू चाहिए हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।